हाँ भाई सबने राम राम। अब देखो, हमें जीव विज्ञान के अंदर विशेष रूप से भोजन के अवयव के बारे में पढ़ रहे थे, और भोजन के अवयव में पहला हमने स्टार्ट कर दिया था कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो धरती पर कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले कौन बनाता है? पादप या पौधे बना। ठीक है, और कौन सी प्रक्रिया से? प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, कारण क्या है? उनमें कौन सा वर्णक पाया जाता है? हाँ, क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित वर्णक होता है। ठीक है, और इसके अंदर तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम तत्व होता है। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, देखो ये जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज, इसी को हम बोलते हैं हेक्सोज। क्या बोलते हैं? हेक्सोज बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं। देखो हमने और क्या पढ़ लिया था, हमने जानकारी ले ली थी कार्बोहाइड्रेट में बंद कौन सा होता है? ग्लाइकोसिडिक बंद। ठीक है, और कौन कौन से तत्वों के बीच में? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, और इसी वजह से देखो यहाँ पर कार्बन है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? कार्बनिक पोषक तत्व। ठीक है, ये बात निकल के आ जाती है। फिर कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो कितनी प्राप्त होती है? 2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे देखो ऊर्जा देने वाले जो पोषक पदार्थ है उसमें कार्बोहाइड्रेट का नाम आता है। फिर एक और ऊर्जा देने वाला है वसा। समझ में आ गया? तीसरे नंबर पे है प्रोटीन। ठीक है, अब देखो कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा मिलती है वो अल्कालिक ऊर्जा मिलती है, या फिर बोल सकते हैं शीघ्र ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी हम इसको बोल सकते हैं। फिर एक और बात हमने इसमें चर्चे थे कि कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख रूप से स्रोत क्या हो जाते हैं, और खाद्य पदार्थों की, देखो खाद्य पदार्थों से जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो किस में मापी जाती है? कैलोरी। छोटो सो क्वेश्चन है लेकिन आजीवन है, जद आपनो दिमाग खराब कर दे। ठीक है, तो ये किस तरीके से होगा? कैलोरी में मापी जाती है। फिर खाद्य पदार्थों का संरक्षण, सोडियम बेंजोएट और बेंजोइक अम्ल। ठीक है, बेंजोएट, यहाँ पर बेंजोएट आया है, बेंजोइक अम्ल इसमें उपयोग किया जाता है, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो बेंजोइक अम्ल विशेष रूप से कहाँ से प्राप्त होता है? घास व ग्वार से। ठीक है, अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, चावल सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? चावल है। ठीक है, चावल में विशेष रूप से अगर कोई पूछ ले तो कितने % मिलता है? यहां पर चावल में 90% CBH मिलता है। क्या मिलता है? 90% CBH, यानी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिर फल व सब्जियां आ जाती है। आलू में क्या पाया जाता है? स्टार्च। स्टार्च अपने आप में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आलू हो गया, अरबी हो गया, अंजीर, सूखे मेवे इसमें आ जाते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है। फिर देखो और भी इसके स्रोत हैं, दूध है, बाजरा, ज्वार, जौ, मक्का, चुकंदर, गन्ना, शकरकंद, सलजम, गुड़। समझ में आ गया? गुड़ में एक और हम आगे तत्व देखेंगे, विशेष रूप से जिंक पाया जाता है गुड़ में। समझ में आ गया? अपने इंसुलिन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी अगर मान के चलो कि इंसुलिन की कमी या वृद्धि हो जाती है तो वहाँ पर गुड़ का सेवन करना ठीक होता है। ठीक है, इसलिए बोल दिया जाता है जो पुराने लोग हैं वो ज़्यादातर खाने के बाद में एक मीठे के रूप में गुड़ का सेवन करते हैं। कारण क्या है? इसमें जिंक है। समझ में आ गया? तो इसलिए ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले जीनोम तैयार की जाने वाली फसल कौन सी है? चावल है। 90% CBH इसमें पाया जाता है। उपज को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से कब? हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक कौन है इंडिया में? MS स्वामीनाथन। और विश्व में जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखना है। हरित क्रांति आ जाती है 1960 के दशक में। फिर आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट से होने वाले रोग। एक तो इसकी कमी से रोग होता है और एक इसकी अधिकता से रोग होता है। ठीक है, कमी से रोग कौन सा होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। और अधिकता से होता है हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, देखो आज हम आगे चर्चा कर लेते हैं कि इसमें
और क्या चीज आती है? कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों की बात करें तो इसमें 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये जो 3 प्रकार है वो शर्करा व अशर्करा के आधार पर है। शर्करा व अशर्करा के आधार पर। अगर हम बात करें सबसे पहले मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड मोनोसैकेराइड, फिर आ जाती है ओलिगो सैकेराइड, फिर आ जाती है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड ये बातें निकल के आ जाती है। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड इसमें विशेष रूप से एक कार्बोहाइड्रेट की श्रृंखला देखने को मिलती है। ओलिगोसैकेराइड में इसमें डाई, ट्राई, टेट्रा इस तरीके से इसमें सैकेराइड देखने को मिलते हैं। यानी इसमें 2 कार्बोहाइड्रेट या सैकेराइड मिलकर के इसका निर्माण करते हैं। इसमें जैसे कौन कौन शामिल होता है? इसमें शामिल होता है 1 नंबर पे ग्लूकोज, जिसको हम हेक्सोज बोलते हैं, हेक्सोज। इसमें 2 नंबर पे शामिल होता है सैकेराइड। सैकेराइड का मतलब ये होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ग्लाइकोसिडिक बंध हो। समझ में आ गया? तो वो होता है सैकेराइड, जिसको हमने अलग से पोषक तत्व में नाम दे रखा है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। ग्लूकोज हो जाता है, हेक्सोज हो जाता है, फिर नाम आता है गैलेक्टोज। नाम आ जाता है इसमें फ्रक्टोज, नाम आ जाता है इसमें मेनोज, इसमें शामिल होता है 1 नंबर पे सुक्रोज, 2 नंबर पे इसमें शामिल होता है लैक्टोज और 3 नंबर पे इसमें शामिल होता है माल्टोज। पॉलीसैकेराइड की बात करें तो इसमें 1 नंबर पे शामिल होता है स्टार्च। यानी जिसमें मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड का एक साथ जुड़ करके एक नया कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर दे। यानी ये जटिल है अपने आप में, स्टार्च हो जाता है। फिर इसमें हम बात करें स्टार्च के बाद में यहाँ पर सेल्यूलोज, विशेष रूप से सेल्यूलोज यहाँ पर आता है। ये 2 इसमें विशेष रूप से शामिल किए जाते हैं, स्टार्च और सेल्यूलोज। तो ग्लूकोज, हेक्सोज बोलते हैं इसको, गैलेक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, मेनोज हो गया। ठीक है, यहाँ पर सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, यहाँ पर स्टार्च, सेल्यूलोज। ठीक है, एक एक बात हम देखेंगे। अब इसमें एक और भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर राइबोज,
राइबोज। अब राइबोज की बात करें तो इसमें विशेष रूप से राइबोज शर्करा, इसको राइबोज बोल सकते हैं, राइबोज शर्करा बोल सकते हैं। यहां पर डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। और आरएनए में केवल राइबोज शर्करा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से क्वेश्चन आता है और बहुत बार आया हुआ है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइबोज, डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है, और आरएनए में राइबोज शर्करा। दोनों ही राइबोज शर्करा के प्रकार हैं। समझ में आ गया, डीऑक्सी राइबोज शर्करा डीएनए में और राइबोज शर्करा आरएनए में। और दोनों ही शर्करा किस प्रकार की है, हाँ, मोनोसैकेराइड। समझ में आ गया, मोनोसैकेराइड के अंदर आते हैं। ग्लूकोज आ जाता है, ग्लैक्टोज आ जाता है, फ्रक्टोज आ जाता है, और मेनोज और राइबोज शर्करा आ जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। यहां तक की बात लिख ली क्या? ठीक है, ध्यान में रखना है, पॉलीसैकेराइड में स्टार्च और सेल्यूलोज। अब देखो यहां पर इसके नीचे बात हम लिख लेते हैं, ए शर्करा। यह ए शर्करा शर्करा है, यह ए शर्करा है, यानी मीठी नहीं है और जल में घुलनशील है। मोनो शर्करा यानी मोनोसैकेराइड, व ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो बोल देंगे, डाई ट्राई टेट्रा ओलिगो सैकेराइड का ओलिगोसैकेराइड का जटिल रूप है, जटिल रूप। ये आगे लिख देते हैं, यहां तक की बातें लिखो एक बार। मोनोसैकेराइड व ओलिगोसैकेराइड का जटिल रूप है। नोट किया? अब आगे करते हैं, इसी के नीचे नोट करते रहना है, इन्हीं के आगे। जटिल संरचना है, इसी वजह से तो ये पानी में घुलनशील है। हम इसकी बात करें यहां पर मोनोसैकेराइड के, मोनोसैकेराइड के नीचे लिखना है, मोनोसैकेराइड के अंदर का पॉइंट क्या है कि यह शर्करा है, जल में अघुलनशील है, यानी सबसे छोटी शर्करा बोल सकते हैं हम, अघुलनशील। बोलिए। हाँ जी, मोनोसैकेराइड, हाँ मोनोसैकेराइड ऊपर का पॉइंट था। अभी देखो, अच्छा अच्छा, ये बात है। मोनोसैकेराइड, अब तो ठीक है। हाँ, मोनोसैकेराइड, मात्रा को ध्यान पे नहीं रखें, ये शर्करा है और जल में अघुलनशील है, जल में घुलनशील नहीं है। इसमें बीच में हमने लिखा था ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड के अंदर क्या लिखना है, ओलिगोसैकेराइड में आपको लिखना है
यह भी शर्करा है। और यह जल में घुलनशील है। लेकिन बात यह है, मोनोसैकेराइड से मिलकर बनी होती है। देखो, या जितनी बकवास आप छापन लग रहे हैं ना, मैंने छापनो ही है। अब याद करना रहा पॉइंट तो मैं बता दूंगा, कठिन क्वेश्चन आवे, ठीक है। अब देखो, यहां तक की बातें लिखी है। अब इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जितना हमने लिख लिया है उसमें से मेन क्वेश्चन कहां से उठता है वो हमको पॉइंट करना है, ठीक है। ये जितनी बातें हमने लिखी हैं। अब देखो, सैकेराइड कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बोल दो या सैकेराइड बोल दो, समझ में आ गया। ये 3 प्रकार के हो गए। एक तो हो गया मोनोसैकेराइड, दूसरा हो गया ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा कौन सा हो गया? पॉलीसैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड मतलब कि एक ही श्रृंखला के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें कौन कौन आता है? ग्लूकोज आ जाता है, गैलेक्टोज आ जाता है, राइबोज इसमें आ जाता है, फ्रक्टोज इसमें आ जाता है, मेनोज इसमें आ जाता है, समझ में आ गया। ये चीज इसमें आ जाती है। अब देखो, एक चीज तो ये ध्यान में रखना है कि मोनोसैकेराइड कौन कौन से होते हैं। यहां से क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड है, कौन सा नहीं है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है या नहीं है, यानी मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब एक और तीसरा क्वेश्चन यहां से बनता है। देखो, तीसरा क्वेश्चन कहां से बनता है कि निम्न में से कौन सा पॉलीसैकेराइड है? स्टार्च, सेल्यूलोज। ये क्वेश्चन नहीं आता कि निम्न में से कौन सा ओलिगोसैकेराइड है। अब इसके अंदर से क्या क्वेश्चन आता है वो हम आगे देखेंगे कि सुक्रोज किससे बनता है, यानी सुक्रोज को अगर पानी में घोल दिया जाए तो ये 2 चीजों में टूटेगा। बताओ कौन कौन से? लैक्टोज कौन सी 2 चीजों में टूटेगा वो बताना है, माल्टोज किस में टूटता है वो बताना है। इसका एक और क्वेश्चन हम आगे देखेंगे कि माल्टोज का निर्माण किससे होता है? स्टार्च से होता है। ये भी हम क्वेश्चन देखेंगे। इसके अलावा देखो, अब क्वेश्चन एक और, राइबोज शर्करा में मूल रूप में डीएनए में कौन सी शर्करा? डीऑक्सी राइबोज, और आरएनए में राइबोज शर्करा। राइबोज किस प्रकार की शर्करा है? मोनोसैकेराइड। ये क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा निम्न में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है जो अशर्करा है? पॉलीसैकेराइड। निम्न में से कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है जो जल में घुलनशील नहीं है? मोनोसैकेराइड। इसकी बात मैंने यहां पर लिखा रखी है, देखो, यह जल में अघुलनशील है। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। एक तो क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन हो गया अपना अशर्करा का, ठीक है। एक अपना हो जाता है अशर्करा का। तो 2 क्वेश्चन ये प्रमुख रूप से हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी 2 तो घुलनशील है लेकिन ये अघुलनशील। ये दोनों तो शर्करा है लेकिन ये अशर्करा है, ये शर्करा नहीं है। पॉलीसैकेराइड शर्करा नहीं है और मोनोसैकेराइड पानी में घुलनशील नहीं है। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। फिर आगे हम बात करते हैं। देखो, मोनोसैकेराइड के मिलने पर कौन सी बनती है? ओलिगोसैकेराइड बनती है। इसी को हम डाइसैकेराइड, देखो इसका नाम हो सकता है डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड या टेट्रासैकेराइड, ये नाम हो सकते हैं। समझ में आ गया? डाई, ट्राई, टेट्रासैकेराइड इसके नाम हो सकते हैं। पॉलीसैकेराइड आगे आ जाता है, स्टार्च और सेल्यूलोज। अब यहीं से अपने पॉइंट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे मीठी शर्करा
सबसे मीठी जो शर्करा है वो अपनी है फ्रक्टोज। सबसे मीठी शर्करा। लेकिन ये जो है ये प्राकृतिक है, यानी प्रकृति से प्राप्त होती है। और ये होती किस में है? ये होती है फलों में। फल शर्करा। भी कहा जाता है। फल शर्करा भी कहा जाता है। फल शर्करा भी इसको कहा जाता है। तो यहां पर फल शर्करा हो जाती है अपनी फ्रक्टोज। ठीक है, अब फल शर्करा की बात हमने करी है, सबसे मीठी शर्करा। अब इसका एक और क्वेश्चन बनता है। सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा, कृत्रिम रूप में शर्करा। तो इसका नाम आता है अपने सेकेरीन। सेकेरीन। और इसको हम बोलते हैं एस्पार्टम। और अगर हम बात करें एस्पार्टम, ये फ्रक्टोज से 200 गुना ज़्यादा, 200 गुना ज़्यादा मीठी है। ठीक है, एस्पार्टम बोल देंगे या सेकेरीन बोल देंगे, सेकेरीन बोल देंगे, एस्पार्टम बोल देंगे। तो ये फ्रक्टोज से 200 गुना ज़्यादा मीठी है, यानी हमारी प्राकृतिक शर्करा जो है वो सबसे मीठी फ्रक्टोज है, जिसको फल शर्करा भी कहते हैं। फलों में पाई जाती है। जो मिठास हमको महसूस होती है फलों के अंदर, वो ये फ्रक्टोज है। ठीक है, फिर सबसे मीठी कृत्रिम रूप में शर्करा पूछ ली जाए तो सेकेरीन या फिर एस्पार्टम है। ठीक है, जो फ्रक्टोज से 200 गुना ज़्यादा मीठी है। ठीक है, ज़्यादातर कंफ्यूजन हो जाती है सेकेरीन एस्पार्टम में, तो ये दोनों एक ही क्या नाम है। ठीक है, तो सबसे मीठी शर्करा कौन सी हो जाती है? फ्रक्टोज। फल की शर्करा किसको कहा जाता है? फ्रक्टोज को कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। आगे चलें। अब देखो एक बात और देख लेते हैं। चीनी की शर्करा, चीनी की शर्करा, या इसको हम बोल सकते हैं टेबल शर्करा। टेबल शर्करा पूछ ली जाए तो इसमें नाम आता है सुक्रोज। सुक्रोज का नाम आता है। सुक्रोज की बात करें तो इसका जो निर्माण है, निर्माण बोल देंगे या प्राप्त किया जाता है, तो गन्ने से, गन्ना, चुकंदर से। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? गन्ने की शर्करा, गन्ने की शर्करा या चुकंदर की शर्करा। क्योंकि चीनी का जो निर्माण होता है वो गन्ने से और चुकंदर से होता है। ठीक है, इन दोनों से चीनी का निर्माण होता है। टेबल शर्करा हम सुक्रोज को कहते हैं, सुक्रोज।
एक और बात देख लेते हैं इसी में, सुक्रोज को सुक्रोज का जल में अपघटन, सुक्रोज का जल में अपघटन अगर सुक्रोज को पानी में डाला जाता है तब ये दो हिस्सों में टूटता है, एक तो ग्लूकोज व फ्रक्टोज में। ग्लूकोज व फ्रक्टोज में ये टूटता है। यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज से निर्माण किसका होता है? सुक्रोज का निर्माण होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। विशेष रूप से ध्यान में रखना है। गन्ने की हम बात करें तो गन्ने के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? कोई बता सकता है क्या? कौन सा है? ग्लाइकोलिक, ठीक है, ग्लाइकोलिक अम्ल पाया जाता है। ये ध्यान में रखना है। गन्ने में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ग्लाइकोलिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर मैं 2-4 बातें लिख देता हूँ। गन्ने में ग्लाइकोलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, गन्ने के इसी ग्लाइकोलिक अम्ल से निर्माण किया जाता है मतलब कि गन्ने को सड़ा गला कर इससे निर्माण किया जाता है एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड का निर्माण किया जाता है और इसी एसिटिक एसिड का 8% जल में घुलना, इसको हम बोलते हैं सिरका, विनेगर। सिरका या विनेगर कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो गया कि गन्ने से ग्लाइकोलिक अम्ल हमने अलग कर लिया, फिर बचा हुआ कचरा उसको हमने क्या कर लिया, उसको सड़ा गला लिया, उससे भी क्या निकाला हमने? एसिटिक एसिड का निर्माण किया और एसिटिक एसिड का 8% ही यूज किया, पानी के अंदर डाल दिया और फिर डालने पर क्या बन जाता है? सिरका या फिर विनेगर बन जाता है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं 8% के बारे में पूछ लिया जाता है। कहीं पर 8% है, कहीं पर 9% है, ठीक है, कहीं पर 7% है। फिक्स इसका सही है 8%, ठीक है। और एसिटिक एसिड का 8% अगर जल में मिला दिया तो सिरका या विनेगर बन जाता है, जिसका उपयोग हम अचार में करते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर सुक्रोज को अगर जल में घोल दिया तो इससे 2 चीज़ें बनेगी, एक तो ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज के बारे में मैंने अभी बता दिया है। फ्रक्टोज जो होती है सबसे मीठी शर्करा होती है। पूछ लिया जाए तो सबसे मीठी शर्करा प्राकृतिक कौन सी? फ्रक्टोज। ठीक है, फलों में मिलने वाली शर्करा कौन सी? फ्रक्टोज होती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। गन्ने की शर्करा किसको कहा जाता है? सुक्रोज को। या चुकंदर की शर्करा? सुक्रोज को। टेबल शर्करा भी सुक्रोज, और चीनी की शर्करा सुक्रोज। ठीक है, तो चीनी, गन्ना व चुकंदर में कौन सा? सुक्रोज पाई जाती है। बात समझ में आ गई? दुनिया की सबसे मीठी शर्करा कृत्रिम रूप में कौन सी है? सेकेरिन। क्या नाम है? सेकेरिन। और इसी का दूसरा नाम एस्पार्टम। वेरी गुड, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है। ठीक है, लास्ट बात देख लेंगे, लास्ट बात देख लिया, देखो। ठीक है, तकलीफ तो बहुत हो रही होगी, जानना लेंगे, लेकिन लास्ट बात देख लिया। कौन नहीं हो रही? या तो बहुत ही बढ़िया बात कही। हाँ, अब देखो, अगर हम बात करें, एक नाम आता है रक्त की शर्करा। रक्त की शर्करा, या फिर हम इसी का नाम एक और रख सकते हैं कि कोशिका का ईंधन या जैव ईंधन कह सकते हैं।
जैव ईंधन, कोशिका का जैव ईंधन कहा जाता है। तो इसमें नाम आता है ग्लूकोज। C6H12O6, इसी वजह से 6 कार्बन होने के कारण हेक्सोज इसको कहते हैं। इसको हम हेक्सोज कहते हैं। रक्त की शर्करा हम इसको कह सकते हैं, कोशिका का ईंधन या जैव ईंधन इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ग्लूकोज। फिर हम बात करते हैं, देखो एक और बात निकल के आती है कि अंकुरित बीजों की शर्करा कहा जाता है। ठीक है, अंकुरित बीज यानी कोई भी अनाज जिसको हम भिगो करके खाते हैं। ठीक है, कोई भी दाने जो भिगो करके हम खाते हैं वो माल्टोज होता है। क्या होता है? माल्टोज। माल्टोज, माल्टोज का अगर हम बात करें, अगर माल्टोज का एक क्वेश्चन तो ये बनता है माल्टोज के ऊपर, स्टार्च को चबाने पर निर्माण, या फिर हम बोल सकते हैं मुख में पाचन क्रिया के दौरान जो निर्माण होता है वो माल्टोज का निर्माण होता है। माल्टोज का निर्माण होता है। यानी अगर माल्टोज स्टार्च को मुख के अंदर क्या किया जाता है, जब हम चबाते हैं, ठीक है, तो हमको फीका फीका सा महसूस होता है, लेकिन जब इसको बहुत देर तक चबाते हैं तब मीठापन आ जाता है। ठीक है, वो मीठापन आ जाने का कारण क्या होता है? माल्टोज। ठीक है, माल्टोज का इसमें निर्माण हो जाता है और इसमें जो काम करता है वो एक एंजाइम है, उसका नाम है एमाइलेज, जिसको टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं। यानी यह लार के अंदर उपस्थित होता है, लार में उपस्थित होता है, ये ध्यान में रखना है। लार में उपस्थित होता है एमाइलेज या टाइलिन। वो क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। और यदि नाम आ जाए कि माल्टोज को अगर पानी में अगर डाला जाए, माल्टोज का पानी में अपघटन, माल्टोज का पानी में अपघटन, अपघटन का मतलब है टूटना। क्या हो गया? हाँ, कौन सा? स्टार्च हो गया, एमाइलेज हो गया, माल्टोज हो गया, टाइलिन हो गया, एंजाइम, टाइलिन एंजाइम। और यहाँ पर लार में ये पाया जाता है। विशेष रूप से स्टार्च को चबाने पर निर्माण किसका होता है? माल्टोज का। यानी इसका दूसरा भी क्वेश्चन आता है, मुख में पाचन क्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है? माल्टोज का निर्माण होता है। स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम कौन सा हो गया? एमाइलेज। और इसी का दूसरा नाम टाइलिन। ठीक है, लार में पाया जाता है तो इसको लारीय एमाइलेज भी कह सकते हैं हम। बात समझ में आ गई? माल्टोज को का पानी में अपघटन की बात करें तो ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है। इसका मतलब ये हो गया कि दो ग्लूकोज मिला करके क्या बनता है?
माल्टोज बनता है। समझ में आ गया? 2 ग्लूकोज मिल करके माल्टोज का निर्माण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं ये सारे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। देखो, ज्ञान लेने में एक बार तकलीफ ज़रूर होती है, लेकिन अगर भरपूर रूप से सही तरीके से अगर ज्ञान लिया हुआ हो तो तकलीफ़ें मिट जाती। समझ में आ गया? तो ध्यान में रखना है, तकलीफ जहाँ पर हो रही है ना, समझ लेना ज्ञान वहीं पर मिल रहा है। ठीक है, दिक्कत आने लग जाए ना तो समझ लियो कि ज्ञान बड़े से ही मिलने लग जाए। जहाँ पर ज़्यादा बोरियत महसूस होती हो ना, तो ज़्यादा ज्ञान दे है, ज़्यादा लेक्चर दे है, ठीक है, तो समझ लियो कि ज्ञान तो है बड़े लेकिन भारी बहुत है। ठीक है, हाँ, तो ध्यान में रखना है, तकलीफ़ों को दूर करो। देखो तो ये तकलीफ़ों के ऊपर भी मैंने बात बताऊं अगर तुमको, देखो तकलीफ़ों से कब तक भागोगे, तकलीफ़ें पीछे आती है। ठीक है, तकलीफ़ों से कब तक भागोगे, तकलीफ़ें पीछे आती है, मुड़ मुड़ कर जब भी देखोगे तकलीफ़ें ही मिलती हैं। ठीक है, तो पीछे की अगर तकलीफ़ों को देखोगे ना, हाँ, ठीक है, हाँ, तो हमेशा जहाँ पर दर्द होता है ना वहीं पर ज्ञान जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, जहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं वहीं पर ज्ञान मिलेगा। ठोकरों से ही क्या है कि इंसान ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। फिर इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए भी अगर हम बात करें, तकलीफ़ें तो हो ही जाती हैं। जैसे कि मैंने बोला कि तकलीफ़ों से कब तक भागोगे, तकलीफ़ें पीछे आती है, मुड़ मुड़ के कब तक देखोगे, तकलीफ़ें ही पाते हैं। ठीक है, तो तकलीफ़ें ही मिलेगी पीछे का अगर कुछ देखोगे तो। ठीक है, लेकिन अब अगर आगे कुछ करना है तो जब सांस रगों में बढ़ता है तकलीफ़ें भूल जाते हो। समझ में आ गया क्या? जब सांस रगों में बढ़ता है तकलीफ़ें भूल जाते हो, तीर वहाँ पर छोड़ते हो जहाँ पर लक्ष्य पाते हो। समझ में आ गया क्या? तो मतलब कि ध्यान वहीं पर केंद्रित रखो जहाँ पर आपका लक्ष्य है और वहीं पर तीर छोड़ना है। तो तकलीफ़ें भूल जाना ज़रूरी है। तो पहले सांस भरो कि हमको कुछ करना है तो करना ही है। समझ में आ गया? तो हर एक ज्ञान इसी तरीके से ग्रहण करो। तो यहाँ तक का सबको याद करके आना है। समझ में आ गया? यस सर। हाँ।